इन दिनों एक मौजू जो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, जिस पर एहतजाज भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरीके की वीडियोस हमारे सामने आई हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इस चीज़ की इजाज़त दी है तो फिर हमारी दुकानें क्यों नहीं खुलने दी जा रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ शराब की दुकानों की, जो इस वक्त ख़ास तौर से खित्ताए पीर पंजाल में मौजूए बहस है। तो हमें ये लगा कि ज़रूरी ये होगा कि मंशियात पर एक पूरे का पूरा एपिसोड किया जाए और आप लोगों को बताया जाए इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके असरात क्या हैं, क्या कभी ये चीज़ें ख़त्म हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, क्या कोई इसका हल है या नहीं है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त साजिद बुखारी सर मौजूद हैं। ये इस वक्त लॉयर हैं जम्मू हाई कोर्ट में। साथ ही साथ मेरे साथ डॉक्टर सैयद जुनैद साहब मौजूद हैं, सुन कोर्ट में अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। और फिर बिलाल भाई मौजूद हैं। बिलाल साहब इस वक्त रिसर्च स्कॉलर हैं, एक बेहतरीन स्पीकर और राइटर हैं। हम इन सब से ये जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें इस तरह उरूज क्यों पा रही हैं, ये चीज़ें दरअसल हैं क्या, नशे से मुराद क्या है। सबसे पहले बिलाल भाई आप बताइएगा कि मंशियात से मुराद क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या क्या क्या कैटेगरीज हैं जिनको हम मंशियात के ज़ुमरे में ला सकते हैं। देखिए नियाज़ भाई कि जब हम मंशियात यानी कि इंटॉक्सिकेंट्स की बात करते हैं तो उससे सिंपल अगर डेफिनेशन उसकी हम कहेंगे तो वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेने से, इस्तेमाल करने से एक इंसान उसका आदी बन जाए, यानी कि एडिक्ट बन जाए। ठीक है, उसके असरात चाहे कम मुरतब हों या ज़्यादा मुरतब हों, लेकिन कोई भी ऐसी शय जिसको लेने से इंसान उसके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो और वो बार बार उसको लेना शुरू कर दे, ठीक। वो मनशियात की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक। ठीक है, जनरली अगर हम पुराने दौर की अदवार की बात करें तो पहले दौर में, पुराने दौर में मनशियात से मुराद, मनशियात की कैटेगरी में अमूमी तौर पे एक ही चीज़ आती थी, वो थी शराब। ठीक। और उस ज़माने में क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो आज मंशियात और इंटॉक्सिकेंट्स की कैटेगरी में आती हैं, ये मौजूद नहीं थी। ठीक। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, साइंस आगे बढ़ी, तो नई-नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनती रहीं, मंशियात की कैटेगरी में आती रहीं, जो पिछले अदवार में नहीं थी और जिनका कहीं पे हमें ज़िक्र नहीं मिलता। ठीक। ठीक है, आज की बात करें तो टोबैको का यूज़, चाहे वो सिगरेट हो, वो मंशियात की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, गुटखा हो, वो मंशियात की कैटेगरी में आएगा, है ना? हुक्का जो हो, वो मंशियात की कैटेगरी में आएगा। जी। फिर करते-करते हम लेवल भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो फिर आगे हम शराब की बात करेंगे, वो मंशियात की कैटेगरी में आएगा। फिर उस तरह से जो ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोकेन होगी, ओपियम हो गया और इस तरह की चीज़ें होगी, वो सब भी मंशियात की कैटेगरी में आता है। और इस वक़्त जो है वो ड्रग्स में तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स भी आ चुके हैं, जो मतलब केमिकल्स हैं अपने आप में। ये डॉक्टर साहब ज़्यादा मुझसे बेटर जानते होंगे। ठीक। और वो ऐसे इतने एडिक्टिव ड्रग्स हैं कि उनको एक बार लेने के बाद इंसान कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट हो जाता है और उसका आदी बन जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंशियात की कैटेगरी में आती हैं। बस ठीक। फ़र्क इतना है कि कुछ कुछ चीज़ों के जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता और स्लोली मुरतब होते हैं इंसान के ऊपर, और कुछ अशिया के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मुरतब होते हैं। जी जी। ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बिलाल भाई ने अभी ज़िक्र किया कि ये जो ड्रग्स हैं इनके इस्तेमाल में भी फ़र्क है, इनकी जो जो लेवल्स हैं उनमें भी फ़र्क है, कैटेगरीज़ में फ़र्क है। ये बताइएगा कि जो दवाइयाँ हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो दवाइयाँ हमें प्रिस्क्राइब की जाती हैं और जिन्हें हम टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रग्स भी कहते हैं, तो क्या उनका भी कोई असर इस तरीके से पड़ता है जो जिससे ये आदी एक इंसान हो जाता है या उसको ऐसी लत लग जाती है, या फिर वो यूं कहें कि वो इन दवाइयों की लत लग जाती है बार बार। नहीं, मोस्टली जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, दे कीप ए वॉच ऑन दैट कि जो डोजेज होता है ड्रग का वो इतना हो कि दैट वुड बी सफिशिएंट टू कर्टेल द डिजीज। ठीक। जिस पर्पस के लिए वो दवाई दे रहे हैं दैट सफाइसेस द पर्पस। ठीक। बियॉन्ड दैट सपोज मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स है, उनकी एक मतलब साइड इफेक्ट ये होता है कि देखो सिडेशन,
अगर वो डोज में प्रेस्क्राइब करते हैं मतलब डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल्स, तो अगर कोई मतलब दैट इज द मोटिव इज टू कर्टेल द डिजीज, उनका एक यहाँ पे एक अलग मोटिव होता है। ठीक। नाउ ऑन कॉन्ट्ररी, जिसको दिया हो, इफ द पर्सन टेक्स इन अ डोज दैट इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड, लाइक इन अ मल्टीफोल्ड डोज, लाइक जहाँ एक टैबलेट लेना है वहाँ 4 लिया, तो उससे क्या होता है कि उससे सिडेशन होती है और उल्टा नेगेटिव रैमिफिकेशंस, नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक। सो इट इज़ एडविजेबल कि जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है इन द डोज एज द डॉक्टर डीम्स इट फिट, इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन, इन कंकॉर्डेंस विद द सिचुएशन, जो पेशेंट की सिचुएशन है, मतलब इन कॉम्प्लियंस विद दैट एज द डॉक्टर प्रेस्क्राइब, दैट इज टू बी टेकन लाइक वाइज। तो अगर कोई अब अपनी जिद से, लाइक, और ये भी कि डॉक्टर ने पिछले साल प्रेस्क्राइब किया था, मुझे ये सिम्टम्स हो रहे थे, नाउ आई विल गो टू द काउंटर एंड फेच दीज मेडिसिन ऑन माई ओन एंड टेक इट विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। तो ये भी एक दिस इज रेकलेस पैटर्न, मतलब ये अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि मतलब इट इज ओनली आफ्टर प्रॉपर एंड ऑप्टिमल मेडिकल सुपरविजन। तो उसमें ये हो सकता है शायद डॉक्टर मतलब पूरा एसेस करे आफ्टर टेकिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, डॉक्टर स्टडिंग ऑल द एंगल्स, तो मतलब आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द पैरामीटर्स, तो उसके बाद शायद कोई और दवाई ऐड करे या कोई कम करे। ये नहीं कि पिछले साल ये हुआ था तब डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी थी, तो अब जब भी होगा, या किसी दोस्त को भी बताए मुझे ऐसा हो रहा था, मैंने ये खाई थी, मैं ठीक हो गया, तो अब आप भी खुद से ही लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हमेशा अलग रहती हैं, हाँ, वो जिस उसके हाँ, लिए आपको प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है। हाँ, मतलब वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि किस पेशेंट की क्या ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली प्रेस्क्राइब करेगा। क्यों, और जो आपके अभी जिसका जिक्र चल रहा है इंटॉक्सिकेंट्स है, मतलब ड्रग्स विच कॉज अब्यूज, क्योंकि लूजली स्पीकिंग हम कहते हैं, और मतलब ऑल दीज मेडिसिन वी सब्स्टिट्यूट और रेफर टू एज ड्रग्स, मगर ये दीज आर थेराप्यूटिक ड्रग्स for the curtailment of disease. Now there are substances which when consumed they create they alter the normal sensorium of a person, they alter the normal behavior of a person, ठीक। they create cognitive problems, and they create dependence or unusual craving. जैसे किसी को सर दर्द है, उसको कोई दवाई दी तो उससे कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी हुआ, या कभी कहते हैं कि यू टेक दिस मेडिसिन फॉर 15 फॉर अ फोर्टनाइट, फॉर अ मंथ। ठीक। तो जब डॉक्टर को लगता है कि नाउ द पेशेंट इज डूइंग वेल, तो वो वीन ऑफ करते हैं। तो मगर जिनकी इंटॉक्सिकेंट्स और ड्रग्स विच क्रिएट डिपेंडेंस, उनका ये होता है कि एक दफ़ा लिया, दूसरी दफ़ा लिया, तीसरी दफ़ा, तो चौथी मतलब फॉर द फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम देयर इमर्जेस, देयर इमैनेट्स एन अनयूजुअल क्रेविंग। तो उसमें क्या होता है कि देयर इमैनेट्स एन अनयूजुअल क्रेविंग टू कंज्यूम द ड्रग अगेन एंड अगेन। तो ये है कि नाउ द पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन द ड्रग एंड हिज बॉडी, हिज और हर बॉडी स्टार्ट्स क्रेविंग इट अनयूजुअली। तो इसमें ये होता है, तो इसमें फेजेस होते हैं कि इनिशियली कम होता है, फिर मतलब इट गेट्स इट स्नोबॉल्स, जैसे इट स्नोबॉल्स इनटू मोर एंड मोर। तो एज इट स्नोबॉल्स, तो जो नेगेटिव कनोटेशंस है दे आल्सो कीप ऑन स्पायरलिंग इसके हायर। लेवल्स पर मैं फिर आपके पास आऊँगा। साजिद भाई ये बताइएगा कि आप, क्योंकि जो इनकी लीगैलिटीज़ हैं, आपके पास मसाइल भी आते होंगे क्योंकि खुद आप वकील हैं, आप इन चीज़ों को टैकल भी करते होंगे। आपके पास आए दिन ये केसेस आते होंगे कि घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों के तलाक हो रहे हैं, भाई भाइयों में लड़ाइयाँ हैं, डिस्प्यूट्स हैं। सिर्फ़ बुनियादी वजह क्या है कि एक आदमी नशा करता है, दूसरा उसको पसंद नहीं करता, जो ज़ाहिरी तौर पर होना भी नहीं चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि वजूहात क्या हैं कि एक इंसान जो पहले ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक था, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी था, ठीक है? हर एक चीज़ बड़ी नॉर्मल कर रहा था, अचानक से क्या हुआ कि वो ना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रहा, ना वो किसी के साथ बैठने लायक रहा, और क्या ये चीज़ ठीक भी है? पहले तो ये बताइए कि इसकी वजूहात क्या हैं? और दूसरा ये कि क्या ये जो लोग नशा करते हैं, वो भी ज़ाहिर है एक सोसाइटी का पार्ट हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई-बहन हैं। तो क्या उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर देना भी ठीक है? नियाज़ भाई, ये 2-3 क्वेश्चन्स हैं, एक-एक करके मैं कोशिश करूँगा इनको आंसर्स देने की। देखिए, पहले सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल ना में है, और ना में इस वजह से है कि देखें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। और अगर हम इसके रीज़न्स की बात करें तो रीज़न्स बहुत सारे हैं, इसको डिफरेंट डायमेंशन से हमें देखना पड़ेगा।
हमें सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट प्रिवेल करता है उनको देखना पड़ता है। हमारे बच्चे जब स्कूल्स में जाते हैं वो किन-किन चीज़ों से एक्सपोज़ होते हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा। कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ऐसा माहौल होता है कि कोई एक आम इंसान जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता होगा, तो जब उस कंपनी में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोज़ हो जाएगा और जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि एक मरतबा आप एक्सपोज़ हो गए, तो फिर एक अरसे के बाद, एक लेवल के बाद आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक, जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर ये आपके हाथ में नहीं होता है इससे बाहर निकलना। आपको ठीक। मोटिवेशन भी चाहिए होती है, आपको इस तरह की डी एडिक्शन या मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। कंप्लीट एक प्रोसेस के थ्रू ही आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे घरों में सिचुएशंस प्रिवेल करते हैं, बिलाल भाई ने एनवायरनमेंट। जब जो मंशियात को एक्सप्लेन किया कि क्या-क्या चीज़ें मंशियात में आ जाती हैं, नस्वार से शुरू होती है, बीड़ी या सिगरेट है। तो ये वो चीज़ें हैं कि इनको हमारे यहाँ पे नशा समझा ही नहीं जाता। ये एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड है, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेड है, यानी कि बाप जब औलाद के सामने बैठ के सिगरेट पिएगा तो औलाद कैसे है कि वो अपने बाप को आइडियलाइज़ तो करता है, वो सिगरेट की तरफ माइल ना हो। शुरुआत यहाँ से होती है, ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा होता है, स्कूल में जाता है और वो शराब पीने लगता है या वो कोकेन या ओपियम की तरफ एग्ज़ैक्टली। माइल होता है। शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है, यहाँ से होते-होते बात वहाँ तक पहुँचती है। एक वजह इसकी ये है कि जो हमारे घरों में माहौल है, जो हमारी सोसाइटी में माहौल है, वो हमारे जो यूथ है उसको पुश करता है इस तरफ। ठीक। जब माहौल पुश करता है तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो आइडियल्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को हमारे बच्चे आइडियल्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा रुझान है। जी। हमारे घरों पे मूवीज़ देखी जाती हैं, हमारे हीरोज़ हैं, बच्चों के हीरोज़ हैं, हमारे तो ख़ैर नहीं है। तो बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं, अगर 2-3 का नाम शाहरुख खान, यानी कि अगर शाहरुख खान यहाँ पे आ जाएँ तो इतना बड़ा हज़ारों की नाम। तादाद में लोग जो हैं वो आपस में लड़ेंगे उनको Exactly. देखने के लिए। या अक्षय कुमार हैं, इस तरह के और बहुत सारे जो हैं वो हीरोज़ हैं या क्रिकेटर्स भी हैं कुछ, इसमें गौतम गंभीर का एक नाम है। तो हम इन लोगों को हमारे बच्चे इन लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं। मगर गलती वहाँ पे हो जाती है कि अगर आप वो एक्टर हैं तो आपको उनको एक्टिंग में आइडियलाइज़ करना था। ठीक। मगर जब वो नशे को बढ़ावा देते हैं, एडवर्टाइज़मेंट्स करते हैं, कोई शराब की एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है और कोई जो ड्रग्स हैं जिनको हमारे यहाँ पे नॉर्मल तौर पर ड्रग्स तो नहीं समझा जाता है, मगर उसमें कार्सिनोजेन होता है, टोबैको होता है, वो सारी टोबैको चीज़ें होती हैं और वो ऐसा महसूस होता है कि हर गली से जब आप गुज़रें तो बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं और आई फॉरगॉट देयर टैगलाइन, आई डोंट वांट टू यूज़ हियर। तो जब बच्चे उन चीज़ों से एक्सपोज़ होंगे और वो क्या करते हैं कि जब उन अपने हीरोज़ को जब वो देखते हैं एडवर्टाइज़मेंट्स में कि वो बड़े प्राउडली उस चीज़ों को एंडोर्स भी कर रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है। तो जब बच्चों का ज़हन वहाँ से ज़हनसाज़ी होना शुरू हो जाती है, जब बड़े होते हैं, तो वो शुरुआत वहीं से हो जाती है। बीमारी होगी, नहीं होगी, वो एक अलग एक डिबेट है, मगर वहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत होते-होते एंड जो है वो बहुत सारे केसेज़ में डेथ ही होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, क्या ऐसे लोगों को हमें अलग कर देना चाहिए? नहीं, देखें आप ये समझें कि माहौल की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, देखें कोई भी इंसान जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो उसका एक सोशल पर्सपेक्टिव भी रहता है। सही। सोशल पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हम एज़ ए सोसाइटी नाकाम रहे हैं उन बच्चों को इस तरफ जाने से रोकने के लिए। ठीक। तो फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो जाती है। ठीक। यानी कि जैसे जब वो उस लेवल पे पहुँच जाए जहाँ पे वो डिपेंडेंट है उन चीज़ों पे, तो हमें हमदर्दी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। डर, खौफ एक अलग चीज़ है, मगर जब वो उस चीज़ में पड़ गया तो फिर सेमिनार से काम नहीं चलेगा। फिर आपको सेमिनार्स के साथ-साथ डी एडिक्शन सेंटर्स भी कायम करने पड़ेंगे। जैसे कुछ डी एडिक्शन सेंटर्स जम्मू में मौजूद हैं, एसएमएचएस में है एक डी एडिक्शन सेंटर, और इसके अलावा मुझे पीर पंजाल में ऐसा कोई डी एडिक्शन सेंटर मौजूद नहीं है। तो अब जो लोग इन चीज़ों में पड़ गए हैं, अब आपको उनके साथ ज़्यादा हमदर्दी के साथ पेश आना है, ठीक। उनको खुद से अलग नहीं करना। जी। बिलाल भाई, ये मैं जब एक चीज़ जी, साहिद भाई की प्लीज़। जो फैमिली का एनवायरनमेंट है उसके ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूँ। हुँ। सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी होगी कि हम इस वक़्त हमारे लिए क्राइसिस बना हुआ है कि भाई शराब का बहुत बड़ा मसला है, जी। ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? हमारे लिए जो है वो सिगरेट मसला नहीं है, इस बात को समझें आप। हमारे लिए जो हर दुकान के ऊपर सिगरेट बिक रही है, हर दुकान के ऊपर टबैको बिक रहा है, गुटखा बिक रहा है, और वो इस तरह से हमने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है कि एक बार मेरे पहले भी सेशन हुआ था, मैंने कहा था कि लोगों को लगता ही नहीं है कि ये कोई बुराई है, ठीक। लोगों को लगता ही नहीं है कि ये कोई नशा है। लिखा भी होता है। जबकि उसके ऊपर इतने बड़े-बड़े स्टिकर लगे होते हैं कैंसर के। आप डेटा उठा के देखें, स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, सर को ज़्यादा पता होगा डॉक्टर साहब को, कि लाखों लोगों को कैंसर होता है ड्यू टू यूज़ ऑफ टोबैको, ठीक है? जो हैवी यूज़ करते हैं, माउथ कैंसर्स होते हैं लोगों को, लंग कैंसर होता है, ठीक है जी? जब एक चीज़ इस लेवल पे हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई तबका हमारी सोसाइटी में बचा नहीं है
कि जो उसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक। आप मतलब एजुकेटेड लोग हों, चाहे इलिटरेट लोग हों, चाहे मजदूर तबका हो, चाहे ऑफिसर्स हों, बस सबका जो है ना वो बोलते हैं ना ब्रांड्स मुख्तलिफ हैं। जो जितना बड़ा है उसका ब्रांड उतना ऊंचा है। ठीक। आप समझ रहे हैं? जी। तो छोटा होगा तो मजदूर होगा तो वो गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, वो बड़ा होगा तो वो अच्छे लेवल की सिगरेट पिएगा, ठीक है। लेकिन बुराई इसको नहीं माना जा रहा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम बात कर रहे हैं शराब की और ड्रग्स की, तो फिर इसकी बात करना क्यों जरूरी है? इसकी बात करना इसलिए जरूरी है, याद रखें, किसी भी सोसाइटी के अंदर बड़ी बुराई तक बंदा हमेशा छोटी बुराई से पहुंचता है। ठीक। यानी कि बड़ी जो बुराई है वहां तक ऐसे नहीं पहुंच जाता इंसान, वहां पे स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है इंसान, एकदम से बड़ी बुराई तक नहीं पहुंच जाता इंसान। और जब किसी सोसाइटी में छोटी बुराई को एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको बुराई ना समझा जाए, तो वही छोटी बुराई इंसान को पुश करती है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी बुराई तक पहुंच जाता है। ठीक। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो फैमिली इन्वायरमेंट है ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। हम एहतियात करते हैं कि छोटे बच्चों के सामने हम ऐसी बातें ना करें कि जिनसे उनके जहन के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ठीक। हम एहतियात करते हैं कि बच्चों के सामने झगड़ा ना करें। जी। तो फिर हम ये क्यों एहतियात नहीं करते कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं? क्या इससे जो है वो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता? हम इस चीज का एहतियात क्यों नहीं करते? आप कितने घराने ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में कि बाप खुद अपने 8 साल के बच्चे को बोलता है कि बेटा जाके बाहर से सिगरेट लेके आओ। सही। मतलब ये चीज मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी में मौजूद है। ठीक। बड़ा भाई छोटे भाई को भेजता है कि जाके मेरे लिए सिगरेट की डिब्बी लेके आ दुकान से। तो उस बच्चे के जहन में अभी सिगरेट नहीं होती है, ठीक है, और वो इससे इंट्रोड्यूस हो जाता है अपनी एक छोटी सी एज में। जो एज उसकी चॉकलेट्स और टॉफी खाने की एज है, उस एज में वो इंट्रोड्यूस हो जाता है किससे? सिगरेट से। सिगरेट्स। ठीक, फिर घर के अंदर जब पड़ी रहेगी सिगरेट, कितने बच्चे तो ऐसे हैं कि फिर उससे वो इस्तेमाल भी करते हैं। मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा, बिल्कुल। मैंने पहले भी सुनाया। मेरे एक मतलब फूफा जी हैं, तो वो बताते हैं कि मैं सिगरेट मतलब स्मोकिंग किया करता था, तो पीता था। तो मेरा बेटा जब तकरीबन 2.5-3 साल का था, तो मैंने सिगरेट पी के उसका जो बचा हुआ होता ना पार्ट फिल्टर, वो मैंने फेंका। ठीक। मेरा वो छोटा बेटा गया, उसने वो फिल्टर उठाया और मुंह पे लगाया। अब उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चे वो सोचते हैं वो खाने की चीज है। तो वो कहते हैं कि जब मैंने वो चीज देखी, वो दिन और आज का दिन मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने सिगरेट छोड़ दी। सो मैं ये दो चीजें इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट और दूसरा पूरी सोसाइटी का। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बुराई छोटे लेवल पे ही उसको हम क्या कर लें, रोक लें। ठीक। वरना वो डेफिनेटली एक ना एक दिन जो है वो बड़े लेवल पे हमें लेके जाएगी। सही। जी। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन दोनों के साथ साथ एक और चीज़ जो है वो मैटर करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी, एग्जैक्टली। देखें, ओपीएम पे, कोकेन पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रिजेंट लॉज हैं। वो इम्प्लीमेंट कहाँ किस हद तक होते हैं ये एक अलग डिबेट है। ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पे रेप्स के लिए भी लॉज मौजूद है, मगर हर साल हिंदुस्तान में 30,000 से ज़्यादा औरतों की इस्मत दरी की जाती है। वो एक अलग डिबेट है। अब ये चाहे सिगरेट हो, टबाको हो, इन पे जो पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। यानी कि रेवेन्यू तब कलेक्ट किया जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आवाम में बेचा जाएगा। यानी कि जब आपकी पॉलिसी ही यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम करें, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस चीज़ को कर्ब किया जाए। बिल्कुल। तो जब आप किसी चीज़ को मुश्किल कर देते हैं अवेलेबल होना, तो वो रसाई में भी मुश्किल होती है और फिर फैमिली इन्वॉल्वमेंट पे काम करता है। सोशल लेवल पे भी इसको एक टैबू समझा जाना चाहिए, जो समझा जाता है कुछ माशरों में और कुछ में नहीं समझा जाता है। जिन माशरों में समझा जाता है वहाँ पर इसका जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। जिस माशरे में इसको एक प्राउड के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर बाप और बेटा दोनों साथ में बैठ के सिगरेट पीते हैं। अब तो ऐसे माशरे भी तश्कील होना शुरू हो गए हैं। अभी पुंछ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पुंछ और राजौरी में कुछ रिलीजियस रीजंस की वजह से, क्योंकि जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं उसमें ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, हराम है। बिलाल भाई उसको फर्दर एड्रेस करेंगे। मगर वो माशरे जहाँ पर इसको बुरा नहीं समझा जाता है किसी बैक सेंक्शन की वजह से, वहाँ पे बाप बेटा बैठ के जो है वो शराब पीते हैं। फैमिली जो बाकी मेंबर्स हैं उन्हें सर्व करते हैं। तो यानी कि इसको गलत समझना, बुरा समझना भी ज़रूरी है और साथ में इसकी अवेलेबिलिटी आसानी से ना हो ये भी ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर्स के रोल पर आऊँ, बिलाल भाई एक चीज़ बताइएगा। हमने वजूहात तो पता कर ली, क्या क्या वजूहात हैं, मुमकिन है इससे कहीं और भी वजूहात हों। अब इनके बाद आप ये बताइए कि ये सब हो रहा है, एक इंसान इस लेवल पर पहुंच रहा है, वो इससे पीछे भी नहीं हट पा रहा है। अब इससे असर क्या पड़ रहा है? क्या सिर्फ
एक तो ये कि सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो रही है, बाप बेटा लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, घरों में और तजाद पैदा हो रहे हैं। अब ये बताइएगा कि आपके जहन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी असरात के तौर पर आपके सामने आती हैं कि अगर ये होगा तो ये असरात इस पर पड़ेंगे। देखें, सबसे पहले आप एक चीज़ समझें कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव असरात मुरतब करती है एक इंडिविजुअल के ऊपर, वो बेसिकली सिर्फ एक इंडिविजुअल पे मुरतब नहीं कर रही होती, ठीक, वो पूरी सोसाइटी पे उसके असरात जा रहे होते हैं। सही, एक इंडिविजुअल से घर बनता है और घरों को मिला के सोसाइटी बनती है। ठीक, ठीक है? तो हम क्योंकि मुस्लिम हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, और इस्लाम के अंदर उन तमाम चीज़ों को मना कर दिया गया है कि वो तमाम चीज़ें, वो किसी भी वो मतलब कंज्यूम करने वाली चीज़ें हों या सोसाइटी में कुछ और चीज़ें हों, उनको मना कर दिया गया है, हराम करार दिया गया है ना? मकरूह करार दिया गया है, ताकि सही, ताकि जो नेगेटिव असरात मुरतब करते हों, मनफी असरात जिनके हों, इंडिविजुअल लेवल पे भी, मतलब हम उसमें हम कह सकते हैं कि जिस्मानी लेवल पे भी, रूहानी लेवल के ऊपर भी, उसके बाद समाजी लेवल के ऊपर भी, सही, आप समझ रहे हैं, और फिर नफ्सियाती लेवल के ऊपर। ठीक, ठीक है? अब जब ये असरात, फॉर एग्जांपल असरात, एक बच्चा जो है वो शराब का एडिक्ट है, ठीक, ये ऑब्वियस ही बात है, इससे कोई डिनाई नहीं करता, कोई भी तबका हो, सबको पता है कि ये जब कंज्यूम करता है इंसान तो नफ्सियाती लेवल पे कितना बड़ा चेंज आता है इंसान को, सही, कहीं सही और गलत का फर्क उसको पता नहीं चलता। ठीक, यही कॉज बनता है एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर झगड़े होने का, यही कॉज बनता है भाई भाई के झगड़े होने का, ठीक, इवन औलाद और पेरेंट्स के अंदर भी झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो जब नफ्सियाती तौर पे बंदा वीक पड़ जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता, तो कई ये ज़्यादा जानते हैं कि कितने केसेस ऐसे आते हैं। मैं पिछले दिनों जम्मू में था, एक और हमारे लॉयर दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि एक वाइफ ने जो है वो केस अपने हस्बैंड के खिलाफ, और दोनों जो हैं वो एजुकेटेड थे, और गालिबन मुझे लगता है कि प्रोफेसर्स थे दोनों। जी, उसने कहा कि ये इतने एडिक्टेड हैं शराब के कि मैं इनके साथ रह नहीं सकती, मुझे तलाक चाहिए। आप समझे? तो ये सबसे बड़ा असरात मैं समझता हूँ कि नफ्सियाती तौर पे पड़ता है। आप समझ रहे हैं? नफ्सियाती तौर पे। ठीक, फिर नफ्सियाती तौर पे जब असरात पड़ते हैं, उससे आपके रिलेशंस खराब होते हैं। जब उससे रिलेशंस खराब होते हैं, उससे पूरी फैमिली खराब होती है। फिर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी मामलात होते हैं, फिर सोसाइटी के अंदर भी मामलात होते हैं। तो यानी कि नफ्सियाती तौर पे जो असरात पर मुरतब होते हैं, वो इनडायरेक्टली जाके फिर हमारे समाजी लेवल के ऊपर एक बहुत मनफी एक चेंज लाते हैं सोसाइटी के अंदर। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा शाहिद भाई कि क्या चेंजेस आते हैं नफ्सियाती लेवल पर या ज़हनी तौर पर एक इंसान कैसे चेंज हो जाता है? देखिए, इसका मेरे ख्याल में बेहतर आंसर डॉक्टर साहब दे पाएँगे, मगर इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा जो बिलाल भाई ने जिस चीज़ को ऐड किया। देखिए, हमारे पास जितने भी डाइवोर्स केसेज़ आते हैं, जहाँ पर मैं काम कर रहा था अभी जम्मू हाई कोर्ट में, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, मेजॉरिटी वो वाले केसेज़ थे जहाँ पर दोनों स्पाउसेस में से एक स्पाउस जो है वो एडिक्टेड था। ठीक, एडिक्शन के बाद होता ये है कि इंसान अपने हवास में नहीं रहता है, जब Exactly. सेंसेस में नहीं रहता है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो, वो रिश्ता बरकरार कोई बुज़दिल ही रख सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ रिश्ते बरकरार नहीं रह सकते। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब इन चीज़ों का लेना आम हो जाता है, या सोसाइटी में जब ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रिवेल करते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जिस सोसाइटी में ये आम हो रहा है, वहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटस हैं फैमिलीज़ के, वो अलग-अलग हैं। जो अमरा हैं, जो रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं वो लोग, उनको तो ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर वो लोग जिनके यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटस हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं, चोरी की तरफ जाते हैं, गलत एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। कुछ तो इस पूरे मंशियात का जो सिस्टम है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे। जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर क्राइम आगे बढ़ता है। तो यानी कि ये हर तरफ से डैमेज कर रहा है सोसाइटी को, हर तरफ से। एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूँ, यूथ को लेके, जो जी, हमारे स्कूल का तबका है बच्चों का, इस वक़्त आप हमारी वैली हो, श्रीनगर वैली हो, पीर पंजाल हो, बहुत सारे छोटे एजेस के बच्चे, यानी कि मैं कहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं वो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है? ठीक, शराब तो कोई चीज़ रही ही नहीं, सच्ची बात है ये। तो मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जिन्होंने मतलब इस ड्रग्स की वजह से उनकी ज़िंदगी पूरी मुतासिर हो गई है, ठीक है? उनकी नफ्सियात ही बिगड़ चुकी है, ठीक है? वो किसी की बात नहीं मानते, पेरेंट्स की, सब माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं यार, माँ-बाप तो इलाज भी करवाएँगे, सब कुछ करवाएँगे, और लास्ट पे जब बच्चा कहेगा नहीं जी मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी है या मुझे कोई काम नहीं करना है, ठीक है? तो वो फिर एक मोमेंट पे जाके माँ-बाप उसके साथ हथियार डाल देते हैं,
ठीक है। और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि बहुत से बच्चे, काफ़ी सारे केसेस, कम से कम डज़न ऑफ केसेस मेरे मेरे नॉलेज में है कि जहाँ पर ये ड्रग्स का मामला और शराब का मामला जो है, उसने उसका एंड रिजल्ट उस यूथ पे ये हुआ है कि वो कैरियर फिनिश हो चुका है ठीक। और वो पढ़ाई से बेजार हो चुके हैं, वो पढ़ते नहीं। Since there is social stigma या taboo associated with it, तो most of the times जो family members होते हैं they don't reveal it to the people, they ought to like किसी medical faculty में जाए, वहाँ पे डॉक्टर से बात करें कि जो हमारा बच्चा है he is addicted to this substance, हम क्या करें, what measures we should adopt to recuse the person from that abyss, from that quagmire। तो मोस्ट वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये बात फैलनी नहीं चाहिए ठीक, क्योंकि हाँ, एक स्टिग्मा होता है इट्स वेरी एसोसिएटेड। इंपॉर्टेंट तो एस्पेक्ट, उससे क्या होता है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती एनहेंस जाती है। दैट कीप्स ऑन एनहेंसिंग विद एवरी पासिंग डे। तो जो एडिक्ट होता है, द वेरी पर्सन कीप्स ऑन टेकिंग द सब्सटेंस एज ही और शी डज, और इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ द टाइम द डिपेंडेंस वो इंक्रीज हो जाती है। और देयर अराइव्स अ टाइम कि व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू स्कूट अवे एंड टोटली सकम्बस टू इट, तब क्या होता है। और जो एडिक्ट होता है, मतलब एट अ सर्टेन लेवल वो भी कॉन्शियस होता है कि अबाउट द डिटीरियोरेटिंग रेपुटेशन इन द सोसाइटी। उससे क्या होता है, फिर उसको भी ये पता होता है कि लोग उसको मतलब ये कहते हैं कि पीठ पीछे, नॉट इन द फेस ऑफ द पर्सन बट बिहाइंड हिज और हर बैक, वो कभी डिस्कस करते हैं कि उसको ये है वो है, तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है कभी। मैंने कहा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये पेशेंट्स होते हैं दे आर बेसिकली विक्टिम्स, क्योंकि वंस फॉलन इनटू द स्नेयर, वंस फॉलन इनटू द ट्रैप, दे फाइंड इट utterly difficult and tedious to get out of it। अच्छा, इसमें So एक सवाल आपको मैं ऐड कर दूं, फिर आप इसकी वजाहत कर दीजिएगा इसी के साथ, कि जो मैंने साहिल भाई से पूछा कि इसमें चेंजेस क्या आते हैं, क्या बदलाव हैं जो जहनी तौर पर और बॉडी में आते हैं, और उसके अलावा कि डॉक्टर्स का इस वक्त इस चीज़ पर क्या रोल है। एक सिर्फ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या सोशल लेवल पर सिर्फ सेमिनार करना ही काम है, इससे चीज़ें हल हो जाएंगी? मतलब I would give, loosely speaking, I would ठीक। give an algorithm sort of thing for it. A, B, C, D। A means there is altered sensorium। जो ये एडिक्ट होता है, ये प्रॉपर सेंसेस में नहीं होता है। बी, देयर आर बिहेवियरल चेंज। जैसा एक आम आदमी, एक नॉर्मल बीइंग, हाउ ही और शी बिहेव्स विद अदर पीपल, यू फाइंड अ मार्क्ड डिफरेंस इन द वेरी पर्सन हु इज एडिक्टेड टू सम सब्सटेंस। थर्ड, देयर इज डिमिनिश्ड कॉग्निशन, तो उसको समझ कम आती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पर्सन इज टिप्सी, गिडी, तो आपको वैसे भी पता चलता है। एंड डी, देयर इज डिपेंडेंस और अनयूजुअल क्रेविंग फॉर द सब्सटेंस। तो दिस इज अ सिंपल फंडामेंटल रुडिमेंटरी एल्गोरिथम दैट वन कैन यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन। और मतलब जैसे हम अभी मोमेंट अर्लियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट, तो बेसिक है इसमें कि आइडेंटिफाई करना, कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसी पर्सन को, उसके बाद होता है कि रेमेडियल पोर्शन ऑफ इट। सो आइडेंटिफिकेशन इट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम होम। ठीक, क्योंकि जो अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है, मतलब वो सपोज सेवन्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, क्योंकि तब तक मतलब एडोलसेंस एज में आ जाते हैं वो, इन द टीन एज। तो इट्स द मोस्ट इम्पल्सिव एंड एक्सप्लोसिव एज फॉर अ पर्सन, इसी में बनता भी है और ब्रेक भी हो जाता है। तो इस पे एक बेन जॉनसन का कोट भी है कि ओ यूथ विद सॉन्ग एंड लॉफ्टर डोंट गो सो लाइटली बाय, हैव मर्सी एंड रिमेंबर हाउ सून दाई रोजेस डाई। पर उस एज में ये डिसाइफर करना कि इट इज सच अ टेंडर एज, मतलब वन इज सो फुल ऑफ एनर्जी एंड एनिग्मा दैट वन कैन ट्रैवल एनी पाथ। ठीक, मतलब विदाउट थिंकिंग अबाउट द कनोटेशंस ऑफ इट, अबाउट द पॉसिबल रैमिफिकेशंस दैट मे एंस्यू इट, मतलब वो चल पड़ा तो चल पड़ा। इसमें फैक्टर्स भी है, मतलब कैसे कोई एडिक्टिव बन जाता है। इन फैमिलीज वायर, जहाँ पे मतलब झगड़ा ज़्यादा हो, जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा हो, एक नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। अगर अब कोई बच्चा ऐसा हो कि द पर्सन गेट सिक्योर्ड कि घर जाऊंगा वहाँ पे माँ बाप के दरमियान झगड़ा होगा, तो एक एप्रहेंशन सा रह जाता है, एक इंटिमिडेशन सा रह जाता है। एंड सच किड्स फाइंड सुकर इन लिकर, क्योंकि उनको लगता है शायद शराब पीने से वो सीडेशन हो जाती है और आराम आ जाता है। तो मतलब दैट मे वर्क फॉर अ फ्यू डेज और फॉर फ्यू मोमेंट्स, बट once it's over,
तो उसके मतलब फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता है, और इनफैक्ट उसके जो नेगेटिव असरात है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, वो उससे ज़्यादा ग्रेव हो जाता है फिर। तो करता है पर चांस, मतलब दे डू इट फॉर द सेक ऑफ स्कूटिंग और स्प्रिंटिंग आउट ऑफ इट। इनको ये जो मेहम, जो कन्फ्यूजन, दिस द स्क्वॉबलिंग दैट टेक्स प्लेस, तो ये इस सारे इस मतलब दिस हसल बसल से दूर भागने के लिए मतलब, क्योंकि उन्हें सुना होता है शायद शराब पिए तो सुकून आ जाता है ये, पर ये है कि मतलब इट्स अ मिराज, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट दे फॉल इनटू दिस बॉटमलेस पिट। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि एडवर्ड फ्रेडरिक विल्हेल्म नीशे, renowned philosopher, उनका एक ब्यूटीफुल कोट है कि व्हेन यू लुक इनटू द एबिस लुक्स बैक इनटू यू। मीन्स जब आप किसी बुरे काम के लिए जा रहे हो, व्हेन यू गो इनटू सम डैंक, इनटू सम कैवर्न, तो इट लुक्स बैक इनटू यू, मीन्स इट ग्रेविटेट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो बुरे काम में ये फिर कोई रास्ता ही नहीं रहता कि वापस आने का। एंड द पर्सन, क्योंकि एडिक्ट, जो मैं बोल रहा था कि अनयूजुअल क्रेविंग यही है कि वो खुद से ये छोड़ नहीं पाते, मतलब। एंड व्हेन दे गो इनटू द एबिस, दे फाइंड देयर इज नो बॉटम where on they could stand and try to trap us out of it। मगर ये स्नेयर ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि once fallen it becomes very arduous, it becomes very tedious, but there are remedial measures, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड नाउ this, और मतलब ins and outs, ups and downs, these are part of everybody's life। this is how life goes on, how life shapes, किसी में कम किसी में ज़्यादा, this is how life moves on। नाउ किसी में एक विल पावर या रेजिलियंस या टॉलरेंस कम होती है, दे सकम टू दीज प्रेशर्स। ये एक हुआ फैमिलियल फैक्टर्स, व्हेन देयर इज chaos इन द फैमिली। सेकंड, थर्ड, पीयर प्रेशर, जिसको कहते हैं द कंपीयर्स यू फ्लॉक विद, द पीपल यू गो अराउंड विद, मतलब birds of same feather flock together। if you accompany a person who is addicted to some substance, there is always a proclivity, a propensity that with the passage of the time you too might fall into that habit of taking it। तो क्या होता है, एंड देयर इज एज रिलेटेड टीनेज थ्रिल, एडवेंचरिज्म। उनको क्या लगता है कि अब हम है कॉलेज, आई है कॉलेज, नाउ वी विल स्टार्ट पफिंग सिगरेट्स, or even some take some other substances as well। They do it for the sake of thrill थ्रिल एंड और the फन। adventurism that is associated with it। क्योंकि शायद फिल्मों में वो देखते हैं कि a sort of fake machismo they portray on the TV, तो और in the films, तो यही कॉपी करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, मतलब they always have a tendency to imitate। तो तो सर वो ये अगर इतनी इतनी बुरी चीज़ है, इसमें इतनी ख़तरनाक तरीके से हम फँस चुके हैं, तो क्या इसका इलाज, जो मैंने आपसे पहले सवाल भी किया, क्या इसका इलाज सिर्फ़ ये है कि एक इंसान को 5 घंटे का लेक्चर दे दिया जाए सेमिनार्स में बिठाकर, या फिर कुछ और भी किया जा सकता है? और अगर कुछ किया जा सकता है इन लोगों के लिए, तो क्या किया जा सकता है? बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट वुड यू सजेस्ट? मतलब ये जो आप बोल रहे हैं डिबेट्स एंड डिलिब्रेशंस ठीक। और डिस्कशंस, मतलब ये भी एक है। इट इज नॉट देयर इज अ सिंगल लाइन ट्रीटमेंट टू इट, इट्स मल्टीफोल्ड, ठीक इट्स अ स्पेक्ट्रम। लाइक ये डिस्कस भी करना है, वी हैव, मतलब फर्स्ट वी हैव टू शट ऑफ दिस इनहिबिशंस कि हम डिस्कस क्यों ना करें। इफ देयर इज अ menace प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डिस्कसिंग दीज ऑर्डर्स, सो दैट, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई करते हो तभी आप डिस्कस करते हो, और एंड व्हेन यू डिस्कस अबाउट द वेरियस एंगल्स ऑफ इट, एंड यू थिंक अबाउट, यू पॉन्डर, यू कॉन्टेम्पलेट अबाउट द रिमेडियल मेजर्स ऑल्सो। तो तभी जब आप आइडेंटिफाई करोगे, तो डिस्कस भी तभी करोगे, और फिर उसका हल भी तभी आप ठीक, ढूंढ लोगे, यू विल स्टार्ट सिकरिंग अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ इट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इफ वी ऑर्गेनाइज डिबेट्स और these discussions सेमिनार्स, at various कॉन्फ्रेंसेस, levels, like in the कैंपेन्स। schools or in the communities, एक तो अवेयरनेस बढ़ जाती है, that's very paramount। and secondly in the schools, जब students ही participate करें इनमें, they get a first-hand exposure to it, because they are now debating, orating to others, they are prelecting to others what are the negative the consequences of this। तो उनको एक ये जहन में रहता है, it keeps on gyrating in their mind कि इससे ये होता है, तो इससे भी कुछ हद तक, मतलब इनफैक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट वीन ऑफ कर सकते हैं हम जो ये छोटे बच्चे हैं इनको फ्रॉम ड्रग्स। नाउ थर्ड, ये भी है कि इसमें घर वालों का भी रोल इम्पोर्टेंट है। दे हैव टू सी, इसमें जो मैं बिहेवियरल चेंज बोल रहा था, बिहेवियरल चेंज लाइक है
कि एक अच्छा खासा हेल्सियोनियन किड मतलब ऑल ऑफ अ सडन ही शोज दीज रिक्लूसिव टेंडेंसीज, जी। मतलब स्टार्ट स्टेइंग अलूफ, मतलब दोस्तों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, या घर वालों के साथ बातचीत अच्छे से नहीं करता है, और टेंड्स टू स्टे इन अ रूम, मतलब जहाँ पे और कोई नहीं आता है। मतलब व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टेइंग इन अ रूम बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड? मतलब घर में बोल्ट रखने की क्या ज़रूरत है? इफ़ यू आर स्टडीइंग, मतलब यू विल गेट लॉरेल्स फ्रॉम द फैमिली, एडुलेशन और अप्रेज़ल फ्रॉम द फैमिली दैट यू आर स्टडीइंग। इनफैक्ट वो सपोर्ट भी करेंगे। अब ये क्या है कि मुझे डिस्टर्ब होता है, मैं मतलब बोल्ट रखूँगा। दिस इज़ मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दे हैव टू कीप अ विजिल ऑन द उनके। क्योंकि अक्सर यही होता है, जैसे ये देयर इज़ एन एपोरिज्म कि nearer to the church, further from God. So most of the times it so happens that it is the family, the immediate family of the person is they're the last people to get a whiff of the addiction, if any, of their kid or their child. क्योंकि न तो बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा और अदर इनहिबिशंस कि उनको कोई बोलता भी नहीं कि आपके बच्चे में ये मतलब लत लग चुकी है इस चीज़ की, और वो भी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे थिंक कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। बट एक फैमिलियल ये अप्रोच भी होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ समथिंग अनयूजुअल, we have to ponder over it, we have to at least keep an eye on it, keep a vigil on it, ताकि नहीं है तो अच्छी बात है, अगर कुछ है तो there has to be, it has to be followed by proper redressal, तो उसमें मतलब मेडिकल हेल्प और बाकी रिहेबिलिटेशन एक्स्ट्रा दैट फॉलोज इट। एंड थर्डली, मतलब स्कूल में मतलब एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए wherein the student easily confides each and everything with the teacher। मतलब ये हो, वो हया, वो लिहाज वो होना चाहिए, पर वो इतना नहीं होना चाहिए कि मतलब टीचर्स हैव नॉट टू बी सो स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर्स कि बच्चा कुछ बोले ना ही उनके सामने। इनफैक्ट there has to be a certain degree of affability, a certain degree of bonhomie between the teacher and the child, क्योंकि जितनी वो ज़्यादा होगी तो उतना बच्चा उनसे एक्सट्रैक्ट करेगा ज़्यादा। एंड सेकेंडली, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इजीली डिस्कस कर पाएंगे एक टीचर के साथ, तो टीचर्स का भी रोल बनता है इसमें। एंड दे सी द पैटर्न, लाइक कोई बच्चा था कुछ साल वो अच्छी मेहनत भी करता था, ही और शी यूज्ड टू बी अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बट ऑल ऑफ अ सडन एंड देयर अराइव्स अ टाइम कि मतलब वो क्लास नहीं आते हैं, मतलब दे बंक क्लासेस, या उनकी परफॉर्मेंस वो डिविंडल हो रही है, दैट इज फॉलिंग डाउन, दैट इज प्लमेटिंग डाउन। तो उनको ये देखना है, इन सच अ सिनेरियो दे हैव टू टॉक नाइसली टू मैं द इन दोनों स्टूडेंट। चीज़ों पर आपके पास फिर से वापस आऊँगा। एक चीज़ मैं जी, एक प्लीज़। ऐड कर दूँ सर की बात में कि आपने कहा ना कि किस तरह से हमें मतलब सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए इन चीज़ों को लेके, है ना? देखें, सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि हमने जिस चीज़ को अडॉप्ट करके रखा है, उसको हमने जो है वो नेगेट करना है, ठीक है ना? उसको हमने छोड़ना है, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि सिविल सोसाइटी का ये बीइंग एज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हर वो शख्स जो वो बुरा काम खुद नहीं करता और जिसको वो बुरा समझता है, जब उसके सामने वो काम हो, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टोके, रोके, भले से झगड़ा ना करे, लेकिन एटलीस्ट समझाए कि मेरे भाई ये बात अच्छी नहीं है, इसके गलत असरात हैं, ठीक है? अब इसकी मैं कुछ मिसाल दूँ कि हम बीइंग एजुकेटेड होने के बावजूद भी बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं हैं। ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं बस के अंदर, हम सूमो के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से जम्मू जा रहे हैं, और वहाँ पे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, जवान भी बैठे हुए हैं, और ड्राइवर जो है वो सिगरेट लगा लेता है। तो जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि भई ड्राइवर को कहें कि आप सिगरेट मत पिएँ। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग नहीं कहते, ठीक है ना? इसी तरह पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई शख्स अगर सिगरेट पी रहा है, वैसे भी ऑफेंस है क्रिमिनली, मतलब देखा जाए तो वैसे भी ऑफेंस है कि पब्लिक प्लेस पे आप इनमें से कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे वो पब्लिक प्लेस वाला कंसेप्ट इतना डेवलप हुआ ही नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी उठा के कोई भी बंदा जो है वो सिगरेट पी लेता है, ठीक है? तो हमारी सोसाइटी में हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली जो खुद नहीं करते। एक तो वो बंदा है ना जो करता है वो कभी बुरा नहीं कहेगा, उल्टा वो उसको जस्टिफाई करने के लिए 100 बहाने तलाश करेगा, 100 एक्सक्यूजेस देगा। लेकिन जो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं करते, मैं नहीं करता है, तो जब मेरे सामने, मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर, देखिए हम जब कॉलेज में थी तो हमें भी एक अरसे तक के लिए इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेकिन हम
ने छोड़ दिया, ठीक है। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ लड़के हैं जो सिगरेट स्मोकिंग में, मैं सिगरेट स्मोकिंग की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन है हमारे लिए। तो कुछ लड़के जो हैं उनको आदत पड़ी और अच्छे खासे एडिक्ट हुए सिगरेट स्मोकिंग के। बट बिलीव मी, हमारा जो सर्कल है, मैं उनको टोकता रहा, उनको रोकता रहा, बार बार मैं उनको कंडेम करता रहा इस चीज को, अल्टीमेटली वो लोग छोड़ गए। तो जो लोग खुद नहीं करते कोई बुरा काम और उसको बुरा समझते हैं और ये समझते हैं कि ये हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, तो इस सोसाइटी में उस हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहां जहां उसको ये बुराई नजर आए वो वहां पे उसके खिलाफ आवाज उठाए।